सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म करेंगे। साउंड अभी आ रही होगी आई थिंक। एक बार कंफर्म करेंगे। सो हेलो एवरीवन एंड ठीक है सर। आरआरबी एलपी वाली में क्वेश्चन 676 गलत है। जो आंसर की रेलवे ने दी है एक्चुअल में वही आंसर मार्क किए गए। मुझे पता है इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस गलत हैं। नहीं होगा तो मैं उसको सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। मतलब सोल्यूशन चाहिए हो तो बता दीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो मैं नहीं होगा तो जो एलपी के जिस तरह से एमटीएस के मैंने सारे सोल्यूशंस करवाए हैं सारे सब्जेक्ट्स के, उसी तरह जो मैंने एलपी की ई बुक डाली जिसमें कि हमारे साइंस के यहाँ अलग अलग आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी देखने को मिल जाएंगे, तो उसमें। और अच्छा, सर्दी थोड़ी ज़्यादा है क्या? क्यों ऐसा नहीं लग रहा है क्या तुम लोग को? थोड़ी सर्दी ज़्यादा है। रिकॉर्डिंग ऑन करनी है, यस याद दिला दिया। चलो तो स्टार्ट करें। सर व्हाट अबाउट अतुल सुभाष? अतुल सुभाष भाई अब क्या ही बताएं अतुल सुभाष जी के बारे में। नहीं, रील बनाएंगे एक, ठीक है। उसमें सारी चीज़ें आपको बताएंगे कि कौन कौन एक्चुअल जिम्मेदार था अतुल सुभाष जी की। वो सुसाइड नहीं बल्कि डेथ है, वो डेथ नॉट, उसको हम सुसाइड नहीं बोल सकते, वो मर्डर है एक तरह का। जैसे नहीं 3 इडियट मूवी में वो बोलता है कि मतलब दिमाग में जो प्रेशर पड़ा वो तो किसी मशीन में नपता ही नहीं है ना, तो वही चीज़ था, ठीक है। और उस पर्टिकुलर डेथ में 3 विमेन्स वर इन्वॉल्व, हिज वाइफ एंड हिज मदर इन लॉ, दैट इज़ उसकी वाइफ की माँ, और द फीमेल जज। खैर उसको अभी हम छोड़ते हैं और अभी आते हैं हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन चैप्टर पे, ठीक है। तो आज के लेक्चर हम लोग क्या देखने वाले हैं? तो हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन देखेंगे और स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, प्लस जो टीथ का स्ट्रक्चर वगैरह होता है वो देखेंगे, प्लस सेक्स का डिटर्मिनेशन कैसे होता है, मेल होगा फीमेल होगा, वो भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करें फिर हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। सबसे पहले व्हाट इज़ हेरिडिटी? हेरिडिटी होती क्या है? तो फिनोमिना ऑफ इनहेरिटेंस फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। तो जो हम इनहेरिट करते हैं अपने माँ बाप से, जो बच्चों में जाते हैं जो भी ट्रेट्स, उसको हम हेरिडिटरी बोलते हैं, ठीक है। वेरिएशंस क्या चीज़ होती हैं? डिफरेंसेस इन दी कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सम स्पीशीज़। यानी कि जो आपको कैरेक्टरिस्टिक या फिर जो ट्रेट हैं उसमें जो डिफरेंसेस, जो अलगाव देखने को मिलते हैं, उनको हम बोलते हैं वेरिएशन। जैसे फॉर एग्जांपल आप हैं और आपका भाई है, आप हैं आपकी बहन है, ठीक है। आप दोनों लोगों का जो ओरिजिन है वो सेम है ना, आपके मम्मी पापा, लेकिन आप लोगों में कुछ अंतर होंगे, उसको हम वेरिएशंस बोलते हैं। ये वेरिएशंस जरा मुझे बताइए किस केस में? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में ज़्यादा होंगे? और ये ज़रूरी क्यों होते हैं? ज़रूरी क्यों होते हैं? सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होते हैं। सर्वाइवल के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, बहुत बेसिक सा एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, ठीक है। अब पहली बात तो एसेक्सुअल में वेरिएशंस कम होंगे, वेरिएशंस लेस होंगे, सेक्सुअल में ज़्यादा होंगे। जैसे मान लेते हैं बैक्टीरिया, ठीक है, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। बैक्टीरिया की जब बात करेंगे तो अगर मान लो, मैं तो बैक्टीरिया की बात कर रहा हूँ, किसी भी आप स्पीशीज़ को कंसिडर कर सकते हो, अगर वो बिल्कुल ही एग्जैक्टली सेम तरह की होगी और अगर कुछ भी हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल कोविड जैसी महामारी फैली, काफ़ी लोग की डेथ हो गई, कुछ लोग बच गए। अब मान लो कि सारे लोग एक ही जैसे होते हैं, सब लोगों की इम्यूनिटी कम होती, तो सारे लोग ये हो सकता है डेथ हो जाती, तो हमारी पूरी जो ह्यूमन स्पीशीज़ है उसी का ही इराडिकेशन हो चुका होता प्लैनेट से। समझ रहे हैं आप? मान लो कि कोई बैक्टीरिया है, ठीक है, बैक्टीरिया बिल्कुल सेम तरह के हैं, कोई वेरिएशंस नहीं है, कुछ हुआ सारे बैक्टीरिया खत्म हो गए। हिरन है, हिरन के साथ कुछ ऐसा हुआ कि मतलब सेम ही तरह के कोई बीमारी फैली, मान लो जैसे अभी गायों में लंपी स्किन डिजीज फैली थी, काफियों की डेथ हो गई। तो अगर सारी गायें एक जैसी होती, एक जैसी मतलब सिर्फ दिखने में नहीं होता है, अंदर का जो संरचना होती है उस पर भी, तो फिर पूरी स्पीशीज ही वाइप ऑफ हो गई होती। तो वेरिएशंस इसलिए ज़रूरी होते हैं। सेक्सुअल में ज़्यादा होते हैं बिकॉज वहाँ पर 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, यहाँ पर एक ही सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है सेक्सुअल में, इसलिए वेरिएशंस थोड़े से कम होते हैं। क्लियर है इतनी चीज़? अब ना टाइप्स ऑफ ट्रेट्स,
ट्रेट्स मतलब जो चीज़, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम एक्वायर करते हैं अपने पेरेंट्स से, कि भाई हमारी नाक, कान, हाइट, बाल, कलर, स्किन, वो सारी चीज़ों को हम ट्रेट्स बोलते हैं। दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं एक्वायर्ड और एक होता है इनहेरिटेड। अब जैसे मेरी एक ट्रेट है, मेरी एक ट्रेट है, मान लेते हैं कि फॉर एग्जांपल मान लो कि मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो ये मेरी एक ट्रेट है कि मैं पढ़ाता हूँ। अब मैं पढ़ाता हूँ इसलिए नहीं पढ़ा पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पेरेंट्स टीचर्स थे, तो मैंने कोई उनसे इनहेरिट किया है उस चीज़ को। मैंने धीरे 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 ओवर टाइम पढ़ाना सीखा और मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये एक्वायर्ड ट्रेट है। लेकिन मान लेते हैं फॉर एग्जांपल जो मेरी वॉइस है, तो वॉइस को तो मैंने, ऐसा तो है नहीं कि मैंने खुद से उस पर काम किया है और ऐसा बहुत ज़्यादा कुछ कि नहीं उस पर मैंने प्रैक्टिस किया है, वो इनहेरिटेड है। समझ रहे हैं? जो आप वॉइस सुन रहे हैं वो इनहेरिटेड है, और जो आप चीज़ें सीख रहे हैं मुझसे, जो मैं बोल रहा हूँ, जो मेरी ये नॉलेज है, वो मैंने ओवर द टाइम एक्वायर करी है। तो इनहेरिटेड ट्रेट्स में जो हम अपने माँ बाप से क्या करते हैं, इनहेरिट करते हैं, उनको जीन्स के थ्रू लेते हैं। अभी हम देखें किसके थ्रू एक्वायर, बिल्कुल सही आ रहे हैं। सर आप अच्छा पढ़ाते हो, ऐसा है क्या? थैंक यू। 2.2 3.2 में कितना डिफरेंस? बिकॉज जो टॉपिक आप करा रहे हो 2.2 में नहीं है, सारे टॉपिक्स हैं भाई, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है कि नहीं है। कौन सा टॉपिक नहीं है? सारे टॉपिक हैं। जय शाह इनहेरिटेड, अच्छा क्लियर है। तो एक्वायर्ड ट्रेट और इनहेरिटेड ट्रेट में आप डिफरेंस समझ गए। इनहेरिटेंस होता कैसे है ट्रेट का, कैसे हमारे जो मम्मी पापा हैं वो हमें ट्रेट्स ट्रांसफ़र करते हैं। तो टेक्स प्लेस थ्रू दी ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। जेनेटिक मटेरियल के थ्रू ट्रांसफर होता है। जेनेटिक मटेरियल कहाँ होता है? सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, पढ़ा था हम लोगों ने। न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था, क्रोमैटिन मटेरियल। जब सेल डिवीजन हो रहा था तो उसके टाइम पे यही क्रोमैटिन मटेरियल किस में बदल रहा था? क्रोमोसोम में। ये क्रोमोसोम किसके बने होते हैं और इसकी डिस्कवरी किसने करी थी? जल्दी से बताएंगे। ये क्रोमोसोम बने होते हैं डीएनए और किसके? प्रोटीन। एक सेकेंड, किसका आया ये मैसेज? ठीक है, डीएनए के और प्रोटीन के। प्रोटीन कौन सा होता है? हिस्टोन प्रोटीन। खैर, अब ये डीएनए की जो फंक्शनल यूनिट होती है, ये जो पर्टिकुलर जैसे सेक्शन है, इसको जीन बोलते हैं। सेगमेंट ऑफ डीएनए, जिसको फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए भी बोलते हैं, इसको हम जीन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये जो जीन होते हैं, ये यूनिट ऑफ हेरिडिटी बोलते हैं। यही, इन्हीं में ट्रेट्स भरी हुई होती हैं, इसी में कोडिंग हुई होती है, जिससे कि हम डिसाइड कर सकते हैं, जिससे कि हम ट्रेट्स को एक्वायर करते हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि हम टॉल होंगे, शॉर्ट होंगे, हमारा स्किन का कलर कैसा होगा, हमारे हेयर्स ब्लैक होंगे, ब्लॉन्ड होंगे, किस तरह की हमारी नोज़ होगी, ईयर लोब कैसा होगा, वो सारी चीज़ें एक्चुअल में जीन्स में कोडेड रहती है, जिसको हम यूनिट ऑफ हेरिडिटी बोलते हैं। तो ये इनहेरिट किस तरह से हम ट्रेट्स को करते हैं, ये हम करते हैं जीन्स के थ्रू। ठीक, क्लियर है। और क्रोमोसोम का नाम वाल्डर फ्लेमिंग ने इसको डिस्कवरी करी थी ना। व्हाट आर अलील्स? The kind of alternate form of genes for a particular character are known as alleles। मतलब अब ये जो जीन है, क्योंकि हम ये जो जीन है, जो हम ट्रेट्स हैं, हम एक लोग से तो एक्वायर करते नहीं हैं, हम दो लोगों से एक्वायर करते हैं। मतलब हम अपनी मदर से भी एक्वायर करते हैं कुछ ट्रेट्स को, और कुछ ट्रेट्स को अपने फादर से एक्वायर करते हैं। तो दोनों लोगों के पास जीन होंगे। ऐसा तो है नहीं कि भाई मम्मी के पास सिर्फ ब्यूटी वाला जीन है, पापा के पास सिर्फ है ना हाइट वाला जीन है। जीन दोनों लोगों के पास हैं। ठीक है, सेम तरह के। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ टॉल का, तो टॉल का जीन एक मम्मी के पास होगा, एक पापा के पास होगा। एक हेयर का मम्मी के पास होगा, पापा के पास होगा। स्किन कलर का मम्मी के पास होगा, पापा के पास होगा। तो वो जो एक एक जीन निकल के आएगा और वो जो पेयर बनाएगा, उसको बोलेंगे अलील। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं ये मम्मी के पापा टॉल हैं, मम्मी शॉर्ट हैं। हैं, ठीक है, जिनको जानते हैं किस नाम से? इनका नाम है ग्रेगर जोहान मेंडल। ठीक है, ग्रेगर
जोहान मेंडल, इनको हम हेरिडिटी का फादर बोलते हैं। तभी जो हम लोगों ने कल डिसऑर्डर्स देखे थे डिजीज वाले चैप्टर में लास्ट में, उनको हम मेंडेलियन डिसऑर्डर्स बोल रहे थे। इन्होंने क्या किया था, अभी बताता हूँ जो पीछे लिखा हुआ है। इन्होंने क्या किया था कि जो पी प्लांट है, मटर का पौधा है, उसके थ्रू एक्सपेरिमेंट्स किए, क्योंकि इनको बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि क्यों। इन्होंने देखा कि भाई एक मदर टॉल है, फादर टॉल है, बट फिर भी जो चाइल्ड है वो शॉर्ट रह गया, या फिर कैसे कोई टॉल शॉर्ट स्किन कलर मदर से एक्वायर करेगा, फादर से एक्वायर करेगा। तो इस चीज़ को लेकिन कोई बड़ी क्यूरियोसिटी थी। जैसे आपको क्यूरियोसिटी रहती है दूसरे लोगों को के बारे में जानने के लिए, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, तो फेसबुक खोलते हैं। तो उस टाइम फेसबुक तो होता नहीं था, तो पी प्लांट जो है इन्होंने खोला और उसमें देखा कि पी प्लांट में जो है इस तरह के सीड्स देखने को मिल रहे हैं। जो मटर के दाने हैं वो देखने को मिल रहे हैं, कुछ गोल हैं, कुछ रिंकल्ड हैं, कुछ येलो हैं। ये डिफरेंट तरह के उनको इसमें ट्रेट्स देखने को मिल रही थी। तो इसमें इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। किसमें, पी प्लांट में, जिसका साइंटिफिक नेम हमें पता होना चाहिए, पाइसम सातवियम। जो भी आप बोलो, बोलने के लिए तो आएगा नहीं, पीसम सातवियम, ठीक है। इस पे इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। इसी पे क्यों किया, बाकी पे क्यों नहीं किया? अब वो तो ग्रेगर मंडल जी बताएंगे, लेकिन थोड़ा हम भी बता सकते हैं। इसलिए किया होगा क्योंकि जो इसकी लाइफ स्पैन होती है वो काफ़ी शॉर्ट होती है। अब एक ऐसे प्लांट को ले लिया होता है जिसका मान लेते हैं कि 15-20 साल लाइफ स्पैन है, पता चला तब तक ग्रेगर मंडल जी नहीं रहे, समझ रहे हो? तो इसका बड़ा लाइफ स्पैन बड़ा छोटा था। ये मोनाइशियस यानी कि बाइसेक्सुअल प्लांट था, यानी कि इसमें सेल्फ पॉलिनेशन भी पॉसिबल था और क्रॉस पॉलिनेशन तो हम करवा ही सकते हैं खुद से भी, ठीक है। और इसका लाइफ स्पैन शॉर्ट है और इसमें डिफरेंट तरह के ट्रेट्स यानी कि करेक्टरिस्टिक्स देखने को मिल रही थी कि भाई सीड राउंड भी थी, कुछ ऐसे चपटी टाइप भी थी, रिंकल टाइप भी थी, कुछ ग्रीन थी, कुछ स्लाइटली येलोइश टाइप की थी। तो वो सब एक्सपेरिमेंट कर करके ये डिफरेंट रिजल्ट पे पहुंचे और इन्होंने अपने 3 लॉज दिए, इन्होंने 3 सिद्धांत अपने दिए। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बोलते हैं इनको। 3 लॉ है। जो पहला लॉ है दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस गिवन बाय मेंडल। इट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये बोलता है व्हेन पेरेंट्स विद कंट्रास्टिंग ट्रेट्स आर क्रॉस्ड ओनली द डोमिनेंट ट्रेट विल अपीयर इन द ऑफस्प्रिंग। when parents with contrasting traits contrasting trait है टॉल, कंट्रास्टिंग मतलब एक टॉल है एक शॉर्ट है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, when parents with contrasting traits, जब पेरेंट्स मदर और फादर की एक कॉमन ट्रेट को मैं ले लूं, उनकी हाइट, और वो कंट्रास्टिंग है, यानी एक टॉल है, मान लो फादर टॉल है और मदर शॉर्ट है, तो ये कंट्रास्टिंग हो गए। इनको क्रॉस करवा रहे हैं, इनका वही है ना कि इनसे एक एक जीन ले रहे हैं। तो देखिए टॉल वाला एक आया और एक शॉर्ट वाला आया। तो मेंडल जी ने बोला जो डोमिनेंट वाला है वो डोमिनेट करेगा, वो एक्सप्रेस होगा, डोमिनेंट वाला एक्सप्रेस होगा। ये टॉल वाला यहाँ पर डोमिनेंट है, ये शॉर्ट वाला रेसेसिव है। रेसेसिव वो ट्रेट होता है, ट्रेट दैट इज एक्सप्रेस्ड आउट व्हेन बोथ आर एलील्स आर रेसेसिव। मतलब अभी ये देखो बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल ये तभी एक्सप्रेस आउट होगा जब दोनों रेसेसिव होंगे। जैसे मान लेते हैं कि फादर भी शॉर्ट है और मदर भी शॉर्ट है, ठीक है। तो जब इस तरह का होगा तभी ये एक्सप्रेस होगा शॉर्ट वाला। क्या एलील्स पे बफरिंग हुआ है क्या? अलील से बफर हुआ है, कहाँ पर हुआ है? चलो मैं फिर से बता देता हूँ। एक सॉरी गुरुजी, अलील से बफरिंग हुआ है। चलो फिर से मैं समझा देता हूँ मैंने क्या चीज़ बताई। अलील्स, व्हाट आर अलील्स? अलील्स क्या होते हैं? काइंड ऑफ ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन्स फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर आर कॉल्ड एज अलील्स। मुझे गुस्सा आ रही बड़ी जोर, क्यों सही बता रहा हूँ, ठीक है। पूरी मेहनत पे पानी फिर जाता है ना, तो फिर दिमाग का दही हो जाता है। ये सारा कुछ समझ नहीं आया, तो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस वगैरह कुछ नहीं समझ में आया। क्यों? लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कुछ नहीं है। क्या भाई स्क्रीन में बफरिंग हो रही है कि वॉइस में बफरिंग हो रही है? स्क्रीन में बफरिंग हो रही है कि वॉइस में बफरिंग हो रही है? मटर से पहले हुआ था, आ गया समझ, बस अलील्स के स्टार्टिंग पॉइंट पे हुआ था।
बाकी तो सब हो गया था ना समझ में। और अपनी शोर मचाने की आदत थोड़ी छोड़ दो, है ना। ओनली अली सच 30 सेकंड्स के लिए हुआ था, वॉइस बफरिंग हुआ था। ये वॉइस को किसी दिन मैं तोड़ फेंक दूंगी, माइक वाइक पता नहीं क्यों वॉइस में बफरिंग का क्या लोचा रहता है, मुझे समझ नहीं आता। ठीक है, वॉइस ब्रेक हुआ था। तो अलील्स होते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि ट्रेट किससे आते हैं, जीन्स से आते हैं ट्रेट। ठीक है, तो एक जीन मम्मी का आएगा, एक जीन पापा का आएगा। मान लेते हैं ये टॉल का, मान लेते हैं हाइट का जीन है, ये पापा के पास है और ये मम्मी के पास है। तो एक पापा वाला आएगा, एक मम्मी वाला आएगा। ठीक है, तो इसको बोल देंगे अलील। अब डोमिनेट जो चीज़ करेगी वो चीज़ एक्सप्रेस हो जाएगी। ये डोमिनेंट ट्रेट है, ये रेसेसिव ट्रेट है। जब दोनों हम एक एक ट्रेट को लेंगे, आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि हम एक ट्रेट ले रहे हैं हाइट और उसकी कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक ले रहे हैं, यानी कि एक को टॉल है और एक को शॉर्ट बोल दिया। तो जो डोमिनेट करेगा, ठीक है, जो डोमिनेंट ट्रेट होगा वो एक्चुअल में डोमिनेट करेगा, वो एक्सप्रेस होगा, यानी कि जो बच्चा होगा वो टॉल होगा। एक टॉल का जीन है, एक शॉर्ट का जीन है, इस केस में टॉल होगा। क्यों टॉल ही क्यों होगा? क्योंकि डोमिनेंट ट्रेट टॉल है इसलिए। और रेसेसिव तब एक्सप्रेस होगा जब दोनों रेसेसिव होंगे, यानी मम्मी भी शॉर्ट हैं, पापा भी शॉर्ट हैं, वो रेसेसिव है, वो वाला ट्रेट है, तो फिर उस केस में जाके वो रेसेसिव ट्रेट एक्सप्रेस होगा। ठीक है, फादर ऑफ इनहेरिटेंस ग्रेगर जोहान मेंडल। मैं फिर से लिख देता हूँ इस चीज़ को, मैंने हटा दिया था, मुझे लगा कुछ सब में बफरिंग हुई है। जोहान मेंडल, आई थिंक फिर से होगा ये, तो मैं 1 सेकंड रुकिएगा। ठीक है, और फिर से होगा तो 1 सेकंड में इसको हटा के अभी ब्रेक हुआ है क्या? अभी ठीक है? अभी नहीं ब्रेक होगा, अभी ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, या तो 1 सेकंड। अभी एक बार कंफर्म कर दो रहा। ठीक है, अभी नहीं ब्रेक होगा, अभी ब्रेक नहीं होगा। चलिए, तो फादर ऑफ इनहेरिटेंस हम किसको बोलते हैं? ग्रेगर जोहान मेंडल को बोलते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, क्यों बोलते हैं सारी चीज़ें ने बता दी, मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस बता दिया। अब मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ लेते हैं। ध्यान रखना, पहला लॉ होगा मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस, कि जब पेरेंट्स विद कंट्रास्टिंग ट्रेट क्रॉस करवाए जाएंगे तो डोमिनेंट ट्रेट ही अपीयर होगा ऑफस्प्रिंग में। मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन का मतलब आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, सेग्रीगेट का मतलब होता है अलग अलग करना। सो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ, अभी यार नहीं होना चाहिए, ये सब झूठ बोल रहे हैं, वॉइस में कोई बफर नहीं हुआ। झूठ नहीं, आई थिंक शायद लैपटॉप में नहीं हुआ, मोबाइल में हुआ। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ और गैमीट्स पेयर ऑफ जीन वेरिएंट्स और अलील्स सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। जब गैमीट का फॉर्मेशन होगा तो जीन अलग अलग हो जाएंगे एक दूसरे से। यही तो किया था, यही तो किया था, सेग्रीगेट हो जाएंगे अलग अलग, यानी एक गैमीट के पास एक जीन जाएगा, जब दूसरा वाला होगा तो दूसरे के पास दूसरा वाला जाएगा। समझ रहे हैं आप किस तरह से अलग अलग हो रहे हैं? वही है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे पेयर ऑफ जीन वेरिएंट, अब हमने देखा था किस तरह से कि मेल सेक्स सेल था, मेल गैमीट बोल रहे थे, फीमेल सेक्स सेल था, फीमेल गैमीट बोल रहे थे, देन मिल के जाइगोट फॉर्मेशन हो रहा था, वही बाद में एम्ब्रियो और वही बेबी बन रहा था। तो उसी तरह से समझ लो यहाँ पर वही है कि ये जब जीन होंगे, ठीक है, जब क्रॉस होगा, गैमीट का फॉर्मेशन होगा, तो सिर्फ एक ही यहाँ पर जीन का, पेयर ऑफ जीन वेरिएंट में एक ही अलील आने वाला और ये आपस में अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो तीसरा लॉ है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का जो मेंडल जी ने दिया था, वो था तीसरा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब क्या है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब है ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन अलील्स ऑफ टू different genes get sorted into gametes independently of one another.
ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन ये यूजुअली डाई हाइब्रिड क्रॉस में देखने को मिलता है। अब डाई हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस पहले समझ लो, देन आपको ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाली चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बस ये अगर आप इतना भी ध्यान रख ले गए ना कि मेंडल के लॉ ऑफ को मतलब बेसिक सा क्वेश्चन पूछ लेता हो कि मेंडल के थर्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को और किस नाम से जानते हैं, बेसिक सा क्वेश्चन पूछता है। पहले लॉ को लॉ ऑफ डोमिनेंस बोलते हैं कि जो डोमिनेंट रेट होगी वो एक्सप्रेस होगी। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मतलब एलील फॉर्मेशन के टाइम पे, सॉरी जो गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे अलील्स या फिर जीन्स जो हैं अलग अलग हो जाएंगे। और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो बेसिक मतलब होता है कि जो जीन्स या फिर अलील्स होते हैं इंडिपेंडेंटली क्रॉस करते हैं एक दूसरे को, लेकिन उसको समझने के लिए आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस समझना पड़ेगा। मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? तो जब हम क्रॉस करवाते हैं ऑल ओके, अभी भी वॉइस ब्रेक हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है यार? वॉइस का क्या इशू है? आ रहा है क्या? मुझे समझ नहीं आ रहा, कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं हो रहा, कुछ लोगों को हो रहा है, ये कैसे पॉसिबल है? अब मैं भाई कमेंट नहीं देखने वाला हूँ, ठीक है? वॉइस में प्रॉब्लम है तो फिर रहे प्रॉब्लम अभी, क्योंकि मैं जितना देख पा रहा हूँ कि 80% लोग 80% कॉमेंट्स तो हैं कि नो प्रॉब्लम, वही 2-3 कॉमेंट ही बार बार हैं, ठीक है? तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस पे आते हैं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है जब हम एक ही पर्टिकुलर ट्रेट को लेते हैं उसी को क्रॉस करवाते हैं। जेनेटिक क्रॉस बिटवीन टू इंडिविजुअल्स दैट डिफर इन अ सिंगल ट्रेट। मैं आपको बताता हूँ कैसे। मोनो हाइब्रिड में का क्रॉस मैंने लिया, जैसे फॉर एग्जांपल हाइट का, तो या तो आप टॉल होंगे या तो आप डॉर्फ होंगे, ठीक है? टॉल में मैंने ले लिया ये, ठीक है? टॉल मतलब ये, इसको प्योर टॉल बोलते हैं, क्योंकि टॉल तो ये भी हो जाएगा, टॉल तो ये भी होगा। टॉल ये क्यों होगा? क्योंकि डोमिनेंट ट्रेट इसमें टॉल है, जो डोमिनेट करता है वही एक्सप्रेस होता है। तो क्योंकि डोमिनेंट तो टॉल है तो इसलिए ये खुद को एक्सप्रेस करेगा और ये टॉल ही बनेगा। हम कैपिटल से जो चीज़ डोमिनेंट होती है इसको कैपिटल से दिखाते हैं। ड्वार्फ ये होगा आपका, क्योंकि कैपिटल टी स्मॉल टी ले लो चाहे स्मॉल टी कैपिटल ले लो, ये हमेशा टॉल ही रहेंगे। अगेन रिपीट, क्यों? क्योंकि जो इसमें डोमिनेंट ट्रेट है वो टॉल का है, तो वही खुद को एक्सप्रेस करेगा। ये ले लिया मैंने। अब इसमें किस तरह से, या तो ये निकल के आएगा या तो ये निकल के आएगा। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है? अब इसको इससे मैं पेयर करवाऊँ, टी टी, ठीक है? टी टी हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? अगेन ये टी टी हो जाएगा। इसको अब थोड़ा सा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से रिलेट कर सकते हैं कि इंडिपेंडेंटली खुद को क्या कर रहे हैं? क्रॉस करवा रहे हैं ये, ठीक है? देन आपका यहाँ पर ले लेंगे, ये स्मॉल टी उससे करेगा तो ये आएगा, स्मॉल टी उससे करेगा तो ये आएगा। तो आप एक चीज़ यहाँ पर देखिए कि क्या हो रहा है यहाँ पे। ये पहली जनरेशन है, पहली जनरेशन को इसमें बोला जाता है F1 प्रोजेनी। F1 प्रोजेनी क्या है? पहली जनरेशन है, जहाँ पर टॉल और डॉर्फ के बीच में हमने क्रॉस करवाया। तो यहाँ पर जो हमें फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिल रही है वो क्या है? टॉल 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 टॉल। और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक को बोलते हैं फिनोटाइप। तो फिनोटाइप क्या है? टॉल। और जीनोटाइप क्या होता है? ये जो जीन्स हैं, ये जो अलील्स हैं जिनको कैरेक्टर्स बोलते हैं, ये किस रेशियो में हैं? इनको बोलते हैं जीनोटाइप। ये जो जीन्स हैं इनको जीनोटाइप बोलते हैं। तो जीनोटाइप क्या है इसका? कैपिटल टी स्मॉल टी। इसके अलावा तो और कुछ दिख नहीं रही। कैपिटल टी स्मॉल टी दिख रहा है हमें, ठीक है? और स्मॉल टी और कैपिटल टी दिख रहा है, 1:1 के रेशियो में है ये। क्लियर इतनी चीज? फिनोटाइप का मतलब होता है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक और जीनोटाइप का मतलब होता है जीनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक। यहां तक क्लियर है सबको? जल्दी से बताएंगे।
अभी आई थिंक वॉइस में इशू अब नहीं आएगा, ठीक है, अगर होगा भी पहले तो ठीक है। एक सेकेंड, स्केलेटल सिस्टम आ गया यार यहाँ पे, तो एक सेकेंड रुको। ठीक है, तो इसको बोलते हैं F1 प्रोजेनी। अब हम क्या करेंगे, अब हम F2 प्रोजेनी पे जाएंगे, सेकेंड जनरेशन पे जाएंगे। हम ये देखेंगे कि क्यों जब मदर टॉल है, फादर भी टॉल है, तो फिर क्यों बच्चा शॉर्ट हो जाता है, यहाँ पे किस केस में हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्रॉस करवाते हैं, F1 प्रोजेनी की ये लेते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी वही है, तो हम इनको ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिया कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। क्या होगा, गैमीट फॉर्मेशन कैसे होगा, कैपिटल टी निकलेगा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, कैपिटल टी और स्मॉल टी इस तरह से अलग अलग होंगे। ठीक है, अब हम क्या करवा देंगे इसमें, अब हम क्रॉस करवा देंगे, इनका क्रॉस करवा देंगे, यानी कि काइंड ऑफ वही आप सेग्रीगेशन से रिलेट कर, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से रिलेट कर सकते हो। तो ये इसका टी यहाँ लिख दिया। इसको एक्चुअल में स्क्वायर क्यों बनाते हैं, इसको प्यूनेट स्क्वायर बोलते हैं, और ये आसानी से हमें समझ में आ जाता है फिनोटाइप और जीनोटाइप कैसा होगा। नहीं तो करवाने को तो आप कैसे भी करवा सकते हो, डब्बा हम इसलिए बनाते हैं ताकि आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, और इसको प्यूनेट का स्क्वायर बोलते हैं, प्यूनेट जी का डब्बा है ये। ठीक है, चलो, तो अब यहाँ पर अगर हम क्रॉस करवाएंगे तो कैपिटल टी का क्रॉस होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस होगा, स्मॉल टी कैपिटल टी का क्रॉस होगा, स्मॉल टी का क्रॉस होगा। अब यहाँ मुझे तुम बताओ कि क्या फिनोटाइप होगी, फिनोटाइप का रेशियो बता दो। रेशियो मतलब टॉल और शॉर्ट का, फिनोटाइप का मतलब है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, और जीनोटाइप भी बता देना, जीनोटाइप। तो टॉल टॉल टॉल, कितने टॉल, 3। ये क्या है, शॉर्ट। देख लो रेसेसिव ट्रेट क्या लिखा था, ट्रेट दैट इज एक्सप्रेस्ड आउट व्हेन बोथ द अलील्स आर रेसेसिव। जब दोनों अलील्स रेसेसिव होंगे, ये भी रेसेसिव है ये भी रेसेसिव है, तो वो खुद को एक्सप्रेस करेगा, यानी शॉर्ट होगा, यानी 1। जीनोटाइप, जीनोटाइप है ये एक पेयर बनना है। ठीक है, ये एक पेयर बनना है और एक ये पेयर बनना है, 1 2 1, 2 ये एक ये, समझ आया, जीनोटाइप और फिनोटाइप। ये हमने लिया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब है मैंने एक ट्रेट पकड़ी उसकी। एक ट्रेट का मतलब है, यूज लिटिल बिट इंग्लिश। भाई इतनी इंग्लिश हम यूज़ कर पाएंगे। एक सुबह मणिपुर या फिर मिज़ोरम के स्टूडेंट का आया था मैसेज कि सर इंग्लिश में एक बैच लॉन्च किया रही है। देखिए इतनी इंग्लिश से ज़्यादा मैं नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, मैं इंग्लिश में कम्युनिकेट तो नहीं कर पाऊंगा इस तरह से, इतना ही हो पाएगा। ठीक है, जो साउथ इंडिया, क्योंकि केरल तमिलनाडु के और नॉर्थ ईस्ट के काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं, नागालैंड मणिपुर मिज़ोरम, तो मुझे पता है आपको प्रॉब्लम होती है, लेकिन मुझे प्योर इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, करने को तो कर सकता हूँ, लेकिन अब खुद ही सोचो, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट ये बोलते हैं कि आप हिंदी मीडियम में पढ़ाओ, नॉर्थ ईस्ट और साउथ इंडिया बोलते हैं कि आप इंग्लिश में प्योर पढ़ाओ, तो वो दोनों फिर पॉसिबल, मैं 3 बैच तो नहीं रन कर सकता हूँ ना, 2 ही मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो फिनोटाइप रेशियो जीनोटाइप, ये मोनोहाइब्रिड था। मोनोहाइब्रिड का मतलब है जहाँ पर मैंने एक सिंगल ट्रेट लिया। वो ट्रेट क्या लिया था, टॉल लिया था मैंने, हाइट लिया था। तो हाइट में तो लंबा या तो छोटा। अब मैं 2 ट्रेट को लेता हूँ। ठीक है, ये थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये बहुत ज़्यादा सवाल नहीं पूछता ये क्रॉस से। अगर आप रट्टा भी मार लोगे तो भी आपका सवाल हो जाएगा, लेकिन ये जो लॉज हैं ये ध्यान रखना थोड़े से कि क्या है ये लॉज। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, सेग्रीगेशन क्या है, और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है। पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है और तीसरा कौन सा है। ठीक है, अब हम आते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस पे। डाई हाइब्रिड क्रॉस पे आते हैं। अब डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, जहां पर मैं 2 ट्रेट्स को लूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ मटर का ही ले लेता हूँ, मटर का, और मटर में ले लेता हूँ शेप और कलर। ठीक है, यहाँ पर मैं दो ट्रेट्स को ले लेता हूँ, एक तो शेप और कलर को। ठीक है, इसकी पहली जनरेशन देखते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा, एक चीज़ ऑब्जर्व किया कि फादर टॉल था, मदर भी टॉल थी, लेकिन एक चांस है कि बच्चा शॉर्ट हो जाएगा। क्यों शॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये लोग प्योरली टॉल नहीं थे। इनके जो फादर और मदर थे वो प्योरली टॉल नहीं थे। प्योर टॉल ये होता है, ये टॉल होता है लेकिन ये प्योर टॉल नहीं है। समझ रहे हैं आप, यानी कि जो फादर जी हैं इन्होंने किसी अपने पेरेंट से शॉर्ट वाला जीन लिया था, और मदर ने भी किसी अपने पेरेंट से, मदर या फादर से शॉर्ट वाला जीन लिया था। तो इसलिए दोनों लोग प्योरली टॉल नहीं है, इसलिए एक चांस है कि बच्चा शॉर्ट हो जाएगा। 4 में से 1 चांस है। हो सकता है कि वो पहला बच्चा ही शॉर्ट हो जाए, ज़रूरी नहीं कि चौथा ही जाके होगा। तो समझ रहे हैं ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस पे आते हैं। शेप और कलर यहाँ पर 2 ले लेते हैं हम। ठीक है,
तो शेप ले लेते हैं राउंड, और राउंड को हम कैपिटल जो डोमिनेंट होगा उसको हम कैपिटल से डिनोट करेंगे, और कलर में डोमिनेंट ले लेते हैं वाई। ठीक है, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में ले लेते हैं कैपिटल आर ले लेते हैं। ठीक है, जो डोमिनेंट वाला है, और कलर में येलो ले लेते हैं। ठीक है, कि येलो डोमिनेंट वाला है, और एक दूसरे का ले लेते हैं, दैट इज़ ये तो हो गया राउंड एंड येलो, और एक ले लेते हैं रिंकल्ड एंड ग्रीन। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। देखो समझने का प्रयास करना, समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो मैं बता दूंगा क्या रटना है, देन रट्टा मारो जिंदाबाद। क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आता, बहुत ही रेयर क्वेश्चन आता है ये, मतलब आ जाएगा तो मोनो हाइब्रिड से ज़्यादा चांसेस होते हैं, और इससे भी अगर आ जाएगा, वैसे आया था अभी जो आई थिंक CHSL का एग्ज़ाम हुआ था ना, तो उसमें आया था शायद रिंकल्ड एंड ग्रीन, उसमें आया था क्वेश्चन इस डाई हाइब्रिड क्रॉस से। ठीक है, लेकिन अगर आप रट्टा भी मार लेंगे तो भी जिंदाबाद हो जाएगा। कैसे हो, लेकिन पहले समझो, समझने में ध्यान दो अगर समझ में आ जाए तो, क्योंकि वहाँ पर आप ये इसके तो डब्बे बना भी लोगे, और फिर बनाने की ज़रूरत क्या है, वो पूछेगा मोनो हाइब्रिड क्रॉस में F2 प्रोजेनी है ये। ठीक है, ये F2 प्रोजेनी है, तो पूछ लेगा कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस में F2 प्रोजेनी का फिनोटाइप रेशियो बता दो। डब्बा थोड़ी नहीं बनाओगे वहाँ बैठ के, तुम्हें पता है कि भाई 3:1 होता है। जीनोटाइप का रेशियो बता दो। ठीक है, तो प्योर टॉल और शॉर्ट का 1:1 हो जाएगा। डब्बा थोड़ी ना वहाँ पे प्यूनेट स्क्वायर बनाओगे, और इसका तो भूल ही जाओ कि बनाओगे, बनाते रह गए तो तुमसे बड़ा बेवकूफ़ नहीं है कोई। जो चीज़ तुम्हें मेहनत मैथ में करनी चाहिए, वो अगर तुम जीके में कर रहे हो, मतलब सॉल्यूशन में सॉल्व कर रहे हो इन चीज़ों को, तो फिर टाइम आप गंवा रहे हो अपना। ठीक है, तो इनका मैं क्या करवाता हूँ अभी, गैमीट फॉर्मेशन किस तरह से होगा, मैं ले लेता हूँ यहाँ से राउंड ले लेता हूँ, यहाँ से येलो ले लेता हूँ एक। ठीक है, यहाँ से दोनों रेसेसिव, एक सेकेंड, तो ये स्मॉल होगा। ठीक है, स्मॉल वाई होगा, ये स्मॉल वाई, स्मॉल। ठीक है, रेसेसिव ट्रेट है ना, रिंकल और ग्रीन। तो मैंने इस तरह से ले लिया। अब मैं इनका क्या करवाऊंगा, अब मैं इनका पहले जनरेशन में क्रॉस करवाऊंगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। तो या तो RY ये मतलब इस तरह से बन जाएगा, एक कैपिटल R कैपिटल Y। ठीक है, और यहाँ पर क्या बन जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ RY ये डोमिनेंट वाला है, ये रेसेसिव वाला है। जब मैं इसका क्रॉस करवाने जाऊंगा, दैट मीन F1 प्रोजेनी की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, F1 प्रोजेनी की बात कर रहा हूँ, तो क्रॉस किस तरह से होगा, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r। ठीक है, या तो इस तरह से लिख लो, थोड़ा सा अगर डिफरेंस करना है तो स्मॉल r कैपिटल R स्मॉल y कैपिटल Y, स्मॉल r कैपिटल R स्मॉल y कैपिटल Y। तो आप एक चीज़ देख रहे हैं, एक चीज़ आप देख रहे हैं, डोमिनेंट क्या है, राउंड, डोमिनेंट क्या है, येलो, डोमिनेंट राउंड येलो। तो डोमिनेंट वाला खुद को एक्सप्रेस करेगा, इसलिए यहाँ पर भी जो फिनोटाइप बनेगा उसमें हमें कोई रेसेसिव ट्रेट नहीं देखने को मिलेगी, जैसे यहाँ पर नहीं देखने को मिल रही थी इसके F1 प्रोजेनी में। टॉल ही थे सारे केसेस, टॉल के ही थे, वैसे सारे केसेस यहाँ पर भी राउंड और येलो, जिसको हमने डोमिनेंट माना है, वो एक्सप्रेस करेगा खुद को, राउंड और येलो। ये होगा इसका फिनोटाइप। क्लियर है। और जीनोटाइप तो आपको पता है वही कॉमन ही है, एक ही जीनोटाइप है इसका। आप इसका सोचो F2 प्रोजेनी कितना भयंकर बनेगा। इसका F2 प्रोजेनी बहुत भयंकर बनेगा, मैं बता रहा हूँ। कैसे, क्यों भयंकर बनेगा, आपको पहले एक तो ये उठाना पड़ेगा यहाँ से, जैसे वहाँ से आपने क्या उठाया था, इसको उठाया था और इसको उठाया था ना, वैसे यहाँ से भी आपको इसको और इसको उठाना पड़ेगा एक को, और तब आपको क्रॉस करवाना पड़ेगा। यानी कि क्रॉस बहुत भयंकर बनेगा, यानी कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, फिर इसको आप क्रॉस करवाएंगे कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y से। समझ रहे हैं आप। तो ये जो है इसमें पहले तो गैमीट का फॉर्मेशन होगा, जैसे वहाँ पर हम गैमीट का फॉर्मेशन करवाए थे। ठीक है, तो वैसे यहाँ पर भी गैमीट का फॉर्मेशन होगा, कैपिटल R कैपिटल Y निकलेगा। ठीक है, इसको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोलते हैं कि ये कैपिटल R इसके साथ गया। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कैपिटल इसका R ये इसके साथ गया, तो कैपिटल R कैपिटल Y निकला, कैपिटल R कैपिटल Y के साथ निकला, एक कैपिटल R स्मॉल y के साथ निकलेगा, यानी कि ये है राउंड एंड येलो, ये है राउंड एंड ग्रीन। ठीक है, ये ले लेंगे रिंकल्ड एंड येलो, और ये ले लेंगे रिंकल्ड एंड ग्रीन। इसी तरह यहाँ पर भी होगा राउंड एंड येलो, राउंड एंड ग्रीन, रिंकल्ड एंड येलो और रिंकल्ड एंड ग्रीन। जब आप इसका यहाँ पर पूरा क्रॉस करवाएंगे, जो कि मैं करवा रहा नहीं हूँ, तो उसमें जो आपको देखने को मिलेगा क्या,
फिनोटाइपिक रेशियो वो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि राउंड और येलो 9, ठीक है, 9 केसेस आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ पर दोनों डोमिनेंट होगा। राउंड एंड ग्रीन यानी कि शेप डोमिनेंट है लेकिन कलर रेसेसिव है, इसके 3 केसेस। शेप रेसेसिव है, रिंकल्ड है, लेकिन कलर डोमिनेंट है यानी कि येलो है, ये भी 3 हो जाएगा। और दोनों ही रेसेसिव होंगे यानी रिंकल्ड एंड ग्रीन, रिंकल्ड एंड ग्रीन, तो इसका आपको एक ट्रेट देखने को मिलेगा। यानी कि ये ऐसे 2 थे जिनमें कि एक डोमिनेंट एक ट्रेट, तो ये दोनों 3-3 है, दोनों डोमिनेंट 9 और मतलब दोनों रेसेसिव है, तो इसका एक केस बनेगा। इसको बस आप ध्यान में रखना। बाकी जो यहाँ पर मैंने चीज़ें बताई हैं वो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। F1 प्रोजेनी तो वैसे ही बहुत आसान है क्योंकि F1 प्रोजेनी में रेसेसिव ट्रेट आता ही नहीं है। जैसे यहाँ पर हमने टॉल लिया था एक, तो टॉल ही था। यहाँ पर डाई हाइब्रिड क्रॉस में F1 प्रोजेनी, डाई हाइब्रिड का मतलब है कि हमने 2 कैरेक्टरिस्टिक ली, शेप और कलर, तो शेप भी डोमिनेंट आएगा और कलर भी डोमिनेंट आएगा। यानी F1 प्रोजेनी में रेसेसिव ट्रेट आता ही नहीं है, खुद को एक्सप्रेस कर ही नहीं पाता है। F2 प्रोजेनी इसका आसान है, मैंने बता दिया कि क्या रेशियो होता है टॉल और शॉर्ट का या फिर डोमिनेंट और रेसेसिव का। तो कोई भी ट्रेट ले लो, यहाँ पे तो मैंने हाइट का लिया था, कुछ भी ले लो आप, तो जो डोमिनेंट वाला होगा वो 3 और रेसेसिव वाला 1, और जीनोटाइप प्योर 1, ठीक है, और इम्प्योर आप जो भी बोलो, ठीक है। यहाँ पर ये प्योर टॉल है, ये टॉल है तो 1 2, और ये शॉर्ट है 1। और डाई हाइब्रिड का जो F2 प्रोजेनी है उसका बस ये थोड़ा सा चार्ट याद में रख लेना, अगर क्वेश्चन आएगा तो इससे बन जाएगा। मैं आपको अभी दिखाऊंगा कैसे, ठीक है। F2 प्रोजेनी बहुत ही रेयर क्वेश्चन आता है, बहुत ही रेयर, ठीक है। अब यहाँ पर ये मैंने पूछूंगा, आई होप समझ आएगा, बिकॉज हो सकता है कुछ लोगों को ये पल्ले ना पड़ा हो, तो इसी वजह से मैंने बोला है कि आप इसको याद कर लीजिए। क्योंकि मैं बनाने को तो प्यूनेट स्क्वायर से बना के दिखा सकता हूँ और आप खुद से भी उसको आराम से बैठ के कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब है नहीं, ठीक है। फालतू में टाइम फालतू का ख़राब करेंगे आप यहाँ पे। और बाकी का मैंने आपको बता दिया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो डाई हाइब्रिड क्रॉस के F1 प्रोजेनी तक, तो वो आप पूछ सकते हैं। अरे भाई क्या चल रहा है ये सब 3291, हाँ तो यही होता है जब क्लास में लेट आते हो, 3291। चलो भाई, तो अभी आते हैं, थोड़ा सा तुम्हें बेटर फील होगा। और अब हम पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम, यानी कि जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है, बोन्स और ये सारा पूरा जो ढांचा है शरीर का, वो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा सा आपको बेहतर अभी लगेगा। तो जितनी भी हमारे शरीर में हड्डियां हैं, पूरा जो ढांचा है जिसने हमारी बॉडी को शेप प्रोवाइड कर रखा है, अब जो हमारी बॉडी का ढांचा है, अब याद करो सेल का हमने स्केलेटल सिस्टम पढ़ा था। सेल का स्केलेटल क्या था बताओ? साइटोस्केलेटन बोला था। साइटो मतलब सेल और उसका स्केलेटल, साइटोस्केलेटन किससे मिलके बन रहा था? माइक्रोट्यूब्यूल से। माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर का नाम बताएंगे। माइक्रोट्यूब्यूल कहाँ बन रहा था? तो माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर था सेंट्रोजोम था। और उस सेंट्रोजोम में क्या देखने को मिल रहा था? 9+0 और 9+2 मैंने बताया था। तो उसी तरह से हमारी बोन्स होती हैं जो हमारे शरीर को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये रिब केज है, हमारे लंग्स को, हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करके रखता है ये, है ना। नहीं तो अगर सोचो कि अगर थोड़ा सा, अगर हल्का सा भी अगर चोट लगा हार्ट में, लंग्स में, ठीक है, लिवर में, तो वो तुरंत डैमेज हो जाएंगे। इतने डेलिकेट ऑर्गन्स होते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं ये। तो पूरा जो ढांचा है, अब सबका काम तो सपोर्ट का नहीं होता है। अब ये तो सपोर्ट नहीं प्रोटेक्ट का नहीं होता है। ये तो किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है। ये जो हमारे हाथ की हैं, पैर की हैं, ये किसी को प्रोटेक्ट तो नहीं कर रहे हैं। तो इनका काम क्या है? इनका काम है मूवमेंट प्रोवाइड करना, चलना फिरना, हाँ, किसी चीज़ को उठाना, है ना। अब हाथ का तो आप कई सारी चीज़ों में प्रयोग करते होंगे, उठाने के लिए किसी चीज़ को, है ना, किसी को थप्पड़ मारने के लिए, और भी नाना प्रकार के इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कि जो आप वो पार्ट ऑफ स्केलेटल सिस्टम जिसका आप यूज मूवमेंट में करते हैं, उसको हम बोलते हैं एपेंडिकुलर। जिसका यूज आप मूवमेंट में, चलने फिरने में यूज करते हैं, अपेंडिकुलर होगा। और एक्सियल वो होता है, एक्सियल का मतलब जो सेंटर में होता है, वही तो होता है एक्सियल। एक्सियल का तो वही मतलब होता है ये सेंटर। तो ये है आपका एक्सियल। ये वाला जो आप देख पा रहे हैं लेफ्ट वाली पिक्चर में, ये एक्सियल है। ये क्या करता है? ये यूजुअली इसका काम प्रोटेक्शन के लिए होता है। जैसे कि ये सिर में है, तो सिर में की जो हड्डियां हैं वो प्रोटेक्ट कर रही हैं हमारे ब्रेन को, विच इज अ डेलिकेट ऑर्गन। ये क्या है? ये अपेंडिकुलर वाला पार्ट है ये।
और ये क्या है, एक्सियल वाला पार्ट। लेफ्ट वाली पिक्चर एक्सियल वाला दिखा रही है और राइट वाला अपेंडिकुलर दिखा रही है। अब हमें पता है कि जो हमारी शरीर में टोटल कितनी बोन्स हैं, कितनी बोन्स है, टोटल कितनी हड्डियां हैं। तो हड्डियों की जो संख्या है वो अडल्ट में अगर बात करें 206 होती हैं। और एक चीज़ यहाँ पर ही बता दूँ, मतलब ये भी टॉपिक बहुत ज़्यादा से भर भर के सवाल नहीं आते हैं जितने कि हमारे पिछले चैप्टर से जो हमने देखा था। भाई बायो में जो सबसे ज़्यादा सवाल बनता है वो सेल चैप्टर से बनता है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो कोई बायो में चैप्टर ही नहीं है अभी तक। टिश्यूज़ और जो हमने लाइफ प्रोसेस पढ़े थे उनसे भी आते हैं, इनसे भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि हर शिफ्ट में आ रहा है। जैसे सेल टाइप चैप्टर होते हैं उनसे हर शिफ्ट में आ रहा है क्वेश्चन, लेकिन इससे कभी कभी आ जाता है। तो बहुत ज़्यादा तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है तो हम पढ़ेंगे तो है ही है। अब मान लो कि हमारे शिफ्ट में सेल से क्वेश्चन ही नहीं है, हम सेल पढ़ते ही रह गए और क्वेश्चन पूछ लिया जॉइंट से, तो एटलीस्ट ज़्यादा नहीं तो थोड़ा तो पता ही हो ना कि एटलीस्ट क्वेश्चन तो बन जाए। तो इसलिए उतना ही मैं आपको पढ़ाऊंगा, वो आप टेंशन मत लो। मैं बता इसलिए देता हूँ क्योंकि यही फ़र्क है मुझ में और बुक में, ठीक है, फिर किसी टीचर है बुक में, कि एटलीस्ट बुक आपको नहीं बताएगी क्या इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, किस में ज़्यादा फोकस करना है, किस में थोड़ा कम फोकस करना है। जब आप एग्ज़ाम से कुछ मिनट पहले, कुछ घंटे पहले आप जब बायोलॉजी रिवाइज़ कर रहे हो तो किन टॉपिक्स को रिवाइज़ करना है, तो आपको सेल को रिवाइज़ करना है, ना कि इसको रिवाइज़ करना है, क्योंकि उससे क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको ये चीज़ें बताता हूँ, बाकी पढ़ना तो है ही है, पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ना ही है मैं, नहीं तो खुद से ही उस चीज़ को छोड़ देता। तो बोन्स होती है हमारी 206 अडल्ट की बात कर रहा हूँ, बाकी बच्चों में तो 300 होती हैं। ये बेसिक थोड़ा मैं आपको बता चुका हूँ, जब कनेक्टिव टिश्यू हम लोग पढ़ रहे थे तो वहाँ पर मैंने बोन्स के बारे में बताया था कि बोन्स में हमारा कैल्शियम और फॉस्फोरस होता है। कैल्शियम फॉस्फेट की ये हमारी बोन्स बनी होती हैं, ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट की। तो कैल्शियम भी होता है और फॉस्फोरस भी होता है। 206 हड्डियाँ होती हैं। लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट अभी फिर से देख लेंगे, वैसे तो मैंने वहाँ पर बताया था लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सी होती है, वो सारी चीज़ें होती कितनी है, 206। अब इसको भी हम डिवाइड कर लेते हैं। जो एक्सियल होती है ना, एक्सियल जो प्रोटेक्शन दे रही है वो 80 है, वो 80 है, 80। और 206 में से 80 घटा दो, उतनी अपेंडिकुलर हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी, 6 12, ठीक है, तो 126 है ना, 6 8 2 10 1 1 2, ठीक है, तो 126 हो जाएंगी आपकी अपेंडिकुलर। तो सबसे पहले देखते हैं एक्सियल कौन कौन सी होती हैं, जिसमें से आप मैक्सिमम देख चुके हैं। जैसे सबसे पहले हम देखेंगे ये रिब केज देख लें या स्पाइनल कॉर्ड देख लें। पहले हम स्पाइनल कॉर्ड देख लेते हैं, बिकॉज ये आपने पढ़ रखा है। जब मैंने स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ाया था तो इसमें मैंने बताया था आपको कि जो ऊपर का पार्ट होता है उसको सर्वाइकल बोन बोलते हैं। एक्चुअल में टोटल ये 26 होती हैं। कितनी हड्डियाँ होती हैं इसमें, टोटल 26 बोन्स होती हैं, 26 हड्डियाँ होती हैं, जिनको कि हम सर्टेन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे ऊपर का जो पार्ट होता है उसको सर्वाइकल बोन बोलते हैं। मैंने आपको बताया भी था, जैसे कि जिन लोगों को गर्दन का प्रॉब्लम रहता है, जैसे मुझे, तो सर्वाइकल का प्रॉब्लम बोलते हैं। जैसे मुझे हो रखा है सर्वाइकल का प्रॉब्लम, ठीक है, तो वो सर्वाइकल है। इसके नीचे आएंगे वो थोरैसिक हो जाएगा, इसके नीचे आएंगे लिम्बर हो जाएगा, ठीक है। सैक्रम 5 होती हैं बच्चों में, लेकिन ये फ्यूज़ होकर 1 बन जाती है। ऐसे कॉकिक्स होती है जिसको टेल बोन बोलते हैं, जो कि एक वेस्टिजियल बोन है, मतलब कि इसका कोई ज़्यादा कोई काम है नहीं, यूज़ है नहीं, ठीक है, हमारी बॉडी में। तो टेल बोन बोलते हैं इसको। कॉकेक्स जो हमारी पूंछ हुआ करती थी जब हम होमो सेपियंस वो बंदर हुआ करते थे, तो वही छोटी हो के कॉकेक्स बन गई है। तो ये भी जब बच्चे होते हैं तो उनके 4 होती है, और फ्यूज़ हो के जो ना जब मालिश वालिश होती है तो फ्यूज़ होती हैं वो धीरे धीरे। बड़े होते हैं बच्चे तो वो 1 हो जाती है कॉकेक्स। तो ये 7 हो गई, 7 और 12 19, 19 5 24, 1 25, 1 26, तो 26 बोन हो गई। वर्टिब्रल कॉलम जिनको हम बोलते हैं, वर्टिब्रल बोन्स आपकी 26 हो गई, ठीक है। और इसी सर्विकल मैंने आपको बताया था जो सबसे ऊपर बोन होती है, सबसे ऊपर, जो कि स्कल खोपड़ी से अटैच्ड रहती है, उसको क्या बोलते हैं, यानी कि जैसे 7 सर्वाइकल हैं तो C1 C2 C3 C4 इस तरह से होगा। जैसे आपने नहीं सुना होगा कि जैसे अगर किसी को साइटिका का प्रॉब्लम है, जैसे मेरे मम्मी को साइटिका का प्रॉब्लम रहता है, थोड़ा कभी कभी पैर तक वो दर्द चला जाता है ना, तो आपने सुना होगा कि भाई L2 L3 की जो डिस्क हैं वो क्या हो गई, वो दब गई L2 और L3 के बीच की जो डिस्क है। डिस्क क्या होता है, तो एक्चुअल में ये जो वर्टिब्रल कॉलम होती है हड्डी के बीच में, एक ऐसे समझ लो जैसे नहीं वो क्रीम वाले बिस्किट आते थे ओरियो टाइप, तो क्रीम वाले बिस्किट में क्या होता है, ऊपर बिस्किट नीचे बिस्किट, बीच में क्रीम भरी रहती है, बस वैसा ही समझ लो, ठीक है। तो क्रीम भरी रहती है, वो जब बल्ज हो जाती है तो उसको डिस्क बल्जिंग बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं एटलस बोन, जो सबसे टॉप में होती है, सर्वाइकल बोन का पार्ट होती है, और ये जो है स्कल खोपड़ी से इसको कनेक्ट करती है। 26 हो गई, 80 पढ़नी है, 26 हो गई। रिब केज क्या हो रहा है, ये
भाई ये क्या हो रहा है, रिब केज ये कुछ अजीब तरह से यहाँ से बिहेव कर रहा है, आई थिंक फोटो लगी इस वजह से, तो कोई नहीं हम साइड में लिख लेंगे। तो रिब केज अगर आप यहाँ पे देखें, मैंने आपको बताया था 24 होती हैं, 12 एक साइड में, एक ठीक है, आप इनको गिनेंगे तो ऐसे 12 इस साइड 12 उस साइड, मतलब एक्चुअल में आके मिल जाती हैं यहाँ पे कॉमन पॉइंट में। तो ये टोटल कितनी हो जाएंगी, रिब केज में 24 हो जाएंगी। 24 ये जो मिल रही हैं इसको बोलते हैं स्टर्नम, ठीक है, ठीक है, इसको बोलते हैं स्टर्नम, या फिर इसी को बोलते हैं चेस्ट बोन, छाती की हड्डी, चेस्ट बोन बोलते हैं, जहाँ पर ये पूरा रिब केज मिलता है आकर। तो 24 और 1 25 हो गई, ठीक है, टोटल 25 हो गई। अब वर्टिब्रल कॉलम तो देख लिया, ऊपर आओ। ऊपर ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये गले के इधर पे मतलब गला और गले का ये जो इधर होता है ना, थोड़ी के थोड़ा सा नीचे आओ, थोड़ा सा थोड़ी के नीचे आओ, तो यहाँ पर एक बोन होती है, इसको बोलते हैं हियोइड बोन। थोड़ी के थोड़ा सा नीचे आओगे तो हियोइड बोन होती है यहाँ पर। स्कल में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कितनी बोन्स होती हैं, टोटल 22 होती हैं, याद आया आपको? 8 जिसमें कि क्रेनियल होती हैं। क्रेनियल मतलब जो हमारे सिर से अटैच्ड है, सिर में है, और 14 फेसियल हैं, यानी कि जो ये चेहरा है, थोबड़ा है, उसमें जो हमारी बोन्स हैं वो 14 हैं। फेस में 14 हैं, सिर में खोपड़ी जो ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है वो हैं 8 क्रेनियल नर्व्स भी अगर आपको याद आ रहा हो जो हमारे ब्रेन से निकलती हैं उनको क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं। तो 22 ये हो गई, 25 ये हो गई, कितनी हो गई, 5 2 7 2 2 4, ठीक है। और एक हियोइड बोन हो गई, हियोइड बोन को मैंने गिना ही नहीं, ये जो एक मैंने गिना था, इस स्टर्नम को गिना था जो चेस्ट बोन थी, तो 48 हो गई टोटल। और 48 और 26 कितनी हो जाएंगी, 48 और 26, 8 6 14, 4 2 6, 1 7, कितनी बच गई, 6 शॉर्ट हो रही हैं। 6 कहाँ से लाऊं, कान पकड़ लो, कान में 3 बोन होती हैं, मतलब एक कान में 3 बोन होती हैं, तो 2 में 6 हो जाएंगी। कौन कौन सी होती हैं, ईयर में होती है कान में मैलियस, इनकस एंड स्टेपीज, ये 3 होती हैं, एक कान में 3 तो 2 में 6, तो 6 जोड़ दोगे तो 80 हो गई टोटल मिला के जो हमारी एक्सियल बोन्स हैं। इसमें से जो स्टेपीज होती है हम पढ़ चुके हैं कि सबसे छोटी बोन होती है, सबसे शॉर्टेस्ट बोन होती है, ये सबसे शॉर्टेस्ट होती है ये। क्लियर है यहाँ तक सभी को, एक्सियल बोन समझ में आ गया? बोन के जॉइंट भी पढ़ेंगे, रुक जाओ, ठीक है, अभी ये अब पढ़ लो थोड़ा सा, बोन के जॉइंट भी देखेंगे। 6 एडजस्ट कर दीजिए, ले दे के, अच्छा ले दे के 6 एडजस्ट कर दें। परमार सर का एक्सरे पिक, बेटा बहुत मार खाओगे, हम देख रहे थे कमेंट तुम लोगों के क्लास शुरू होने से पहले भी, ऋषिकेश और जितने लोग भी क्लास शुरू होने से पहले, कि आप मौज चल रही थी यहाँ लगी कि ये थंबनेल में कौन है, थंबनेल में ये परमार सर है, परमार सर का एक्सरे है, बेटा बहुत मार खाओगे, ध्यान रखना। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। बोन टू बोन लिगामेंट, यस ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, कनेक्टिव टिश्यू, कि बोन को बोन से कौन कनेक्ट करता है, बोन को बोन से कनेक्ट करता है लिगामेंट, और MTB मसल को बोन से कनेक्ट करता है टेंडन, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब आते हैं किस पे, स्टर्नम तो देख चुके हैं यार, ब्रेस्ट बोन होती है छाती की जो कनेक्ट करती है पूरे रिब केज को। अब आते हैं, ये देख लेते हैं, ओहो कितना डरावना है ना। अब देख लेते हैं ये जो हमारी अपेंडिकुलर हैं जो हमारे मूवमेंट में हेल्प करती हैं, ये कितनी है, 126 है, 126, लेकिन डरो नहीं, आराम से हो जाएगा। पहले हाथ को पकड़ते हैं, हाथ में देखो ह्यूमरस, ये जो बाइसेप के इधर होती है, बाइसेप में जो होती है, और यहाँ पे कौन से तरह के मस्कुलर टिश्यू, कौन से तरह के मसल टिश्यूज होंगे यहाँ पर बताओ। तो यहाँ पर हमारे स्केलेटल मस्कुलर टिश्यूज होते हैं, ठीक है, स्केलेटल सेल्स होते हैं, ठीक है। हिचकी आने लगी भाई, फूड पाइप में पानी चला गया क्या। चलो, तो ह्यूमरस है, ये रेडियस है, और ये अल्ना है। ह्यूमरस समझ गया, बाइसेप वाली, आगे आओ, यहाँ से मतलब कोहनी से लेके तुम्हारी रिस्ट तक जहाँ घड़ी पहनते हो, यहाँ पर 2 होती हैं, पकड़ो जरा, पकड़ो जल्दी से हाथ को सभी लोग अपने, देखो फील करो
दो हड्डी हैं, एक लेफ्ट साइड एक अंगूठे के साइड से है और एक तुम्हारी ये जो छोटी उंगली है उसके साइड से है। दो हैं, एक रेडियस और एक अल्ना है। जो अंगूठे के साइड होती है उसको बोलते हैं अल्ना, और जो छोटी उंगली की साइड होती है उसको रेडियस बोलते हैं। ठीक, कितनी हो गई? 3 हो गई। ऐसे 3 यहाँ भी हो जाएंगी। ये रेडियस हो जाएगी, ये रेडियस, ये आपकी सॉरी ये ह्यूमरस, ये आपकी हो जाएगी अल्ना, और ये हो जाएगी रेडियस। ठीक है, 3 उधर 3 इधर, वो समझ में आ जाएगा। तुम अभी गणित मत लगाना इसमें कि 3 ये हो गए, ठीक है 3 3 6, ठीक है। जोड़ने में तुम अपना दिमाग मत लगाना अपने आके, ये 3 हो गई, ये 3 हो गई, 6 लिखे रहते हैं, कहीं भूल ना जाए। वो सब हम अभी कैलकुलेट करवा देंगे। अभी फोकस करो कहाँ कौन सी बोन है। ठीक है, अब आ जाते हैं हाथ पे। हाथ में बहुत सारी बोन्स हैं और यहीं से नंबर बढ़ेगा आपका बोन्स का। देखो ये है, अब यहाँ तक कर लिया था, रेडियस अल्ना। ठीक है, ये होगी अल्ना और ये होगी रेडियस। अंगूठे के साइड में आपकी अल्ना और उसमें साइड में रेडियस। अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसे आप यहाँ पर आते हैं, कहाँ पर? जहाँ घड़ी पहनते हैं। ठीक है, जहाँ घड़ी पहनते हैं, इनको बोलते हैं कार्पल। जो हथेली होते हैं, जो हमारे एस्ट्रोलॉजर जी देखते हैं, वो कौन सा आजकल बहुत चल रहा है? पहले मतलब गुरुजी, पता नहीं एस्ट्रोलॉजर जी हमारी शादी कब होगी, एस्ट्रोलॉजर जी बता देते हैं वो कौन। आजकल ऐप काफ़ी चलते हैं इस तरह के। तो खैर मेटाकार्पल ये, ठीक है, एस्ट्रोटॉक ऐसे करके। हाँ, तो ये मेटाकार्पल, कार्पल के बाद मेटाकार्पल जो हथेली में है। ये जो अब आगे आएंगी वो उंगलियां हैं। ये अब यहाँ से उंगलियां शुरू हैं। उंगलियां आप देखो अपनी उंगलियों को और फील करो, पकड़ो उनको, तो तुम पाओगे कि 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो एकदम टिप है, किसी भी उंगली की टिप है, फिर बीच वाला पार्ट है, और फिर एकदम नीचे वाला पार्ट है जो कि हथेली से जुड़ा हुआ है। हथेली से जुड़ा हुआ है बीच वाला, और ये टिप है एकदम। तुम फील करो, तुम फील कर पा रहे होगे। ठीक है, तो 3 हो गई। 3 इसमें है, 3 इसमें है। एक कितनी भैया, कितनी उंगलियां होती? 5 होती ना, तो 5 ये 15। लेकिन अंगूठे में तो 2 ही होती है ना, अंगूठे को देख लो। और लाइन भी तो बनी होती है हमारे उसमें उंगलियों में, तो लाइन से भी तुम ऑब्जर्व कर ही सकते हो। तो अंगूठे में क्या होती है? अंगूठे में तो 2 ही होती है ना, 3 तो होती ही नहीं उसमें। तो अभी पकड़ के तुम देख सकते हो, बताने की ज़रूरत है नहीं। तो 5 ये 15, घटा दो 14 हो जाएंगी। ये 14 कार्पल कितनी हैं देख लो, दिख नहीं रहा? 1 2 3 4 5, 5 हो गई। कार्पल कितनी है लिखा हुआ है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 हो गई। कितना हो गया? 14 8 22 है ना, 22 और 5 27, 27 ये हो गई। ठीक है, 27 ये हो गई। और ह्यूमरस और रेडियस और अल्ना, ठीक है, 3 जोड़ लूँ इसमें, 30 हो गई। एक हाथ की, 2 हाथ है ना तुम्हारे पास, कोई ठाकुर जैसा तो नहीं है। ठीक है, तो 60 हो गई। ठीक है, 60 हो गई। सिर्फ हाथों की बात हो रही है। अब पैरों पे आ जाते हैं। पैरों में एक फीमर होती है जिसको थाई बोन बोलते हैं। ये सबसे कैसी होती है? सबको पता है कि लॉन्गेस्ट बोन होती है, सबसे लंबी हड्डी होती है हमारी ये। ठीक है, और स्ट्रॉन्गेस्ट भी बोल देते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर आप जॉ बोन को देखेंगे स्ट्रॉन्गेस्ट। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में होंगे तो फीमर टिक करेंगे। ठीक है, जॉ बोन को वैसे हम स्ट्रॉन्गेस्ट बोल देते हैं। अगर फीमर नहीं होगा तो जॉ बोन ऑप्शन में होगा, तो वो आपकी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगी। देन फीमर के नीचे आएंगे, जैसे वहाँ पर 3 पढ़ रहे थे। क्या आप 3 पढ़ रहे थे? ह्यूमरस रेडियस अल्ना, ह्यूमरस रेडियस अल्ना। वैसे फीमर टिबिया फिबुला, फीमर टिबिया फिबुला, ये 3 यहाँ पर हो जाएंगी। ठीक है, जैसे पैर में भी पकड़ोगे तो तुम देखोगे कि 2 बोन है। ठीक है, एक तो एकदम फील कर पा रहे हो, जो तुम फील कर पा रहे हो, जहाँ पर वो नहीं हो जाता है, वो क्या बोलते हैं उसको प्रॉब्लम, जब बहुत भागो तो क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं जब उसको बहुत भागो, एकदम से नाम आता है दिमाग से चला जाता है, कभी कभी ऐसा होता है। तो वो आपकी टिबिया है। ये बड़ी वाली जो हड्डी होती है ना, जहाँ पर आपको ये एस से नाम शुरू होता है, क्या बोलते हैं उसको, रनिंग करने पे होने लगता है, शिन पेन। हाँ, शिन पेन बोलते हैं। तो शिन पेन एक्चुअल में यहीं पे होता है। ठीक है, तो टिबिया फिबुला। पटेला भी बीच में ही है। पटेला, पटेला क्या होती है? कटोरी। कटोरी होती है कि नहीं? होती ही नहीं, घुटने जिसको बोलते हैं। तो घुटनों में तुम देखो, पैर में कटोरी भी होती है। हाथों में नहीं होती कटोरी, लेकिन पैर में कटोरी होती है ना। और कटोरी कभी कभी खिसक भी जाती है, तो उसको है ना, वो स्लिप कर जाती है। खैर, अपने उसको ओरिजिनल पोजीशन पे भी रिस्टोर कर दिया जाता है आसानी से, उतनी की बड़ी बात नहीं। लेकिन पटेला यहाँ पर एक एक्स्ट्रा है, ध्यान रखना। तो यहाँ टोटल ये बड़ी बड़ी कितनी हो जाएंगी? बड़ी बड़ी 4 हो जाएंगी। ठीक, अब पंजे पे आ जाते हैं। तो पंजे में जैसे वहाँ पर कार्पल था, यहाँ पर टार्सल है। वहाँ मेटाकार्पल था, यहाँ मेटाटार्सल है। वहाँ पर फ्लेंजेस थी, यहाँ पर फ्लेंजेस है। देखो, कार्पल मेटाकार्पल फ्लेंजेस। यहाँ क्या है? टार्सल मेटाटार्सल फ्लेंजेस। कितने टार्सल हैं? कितने टार्सल हैं?
तो भैया टार्सल देख लो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 टार्सल हो जाएंगे। यहाँ पर कितने थे आप देखो, तो कार्पल यहाँ पर 8 थे भाई, 5 नहीं होंगे 7 होंगे, यहाँ पर बनाया नहीं हुआ आई थिंक इन्होंने ढंग से, ठीक है। ये टोटल आपके 7 होंगे, ठीक है, टार्सल 7 होंगे यहाँ पे, ठीक। 7 होंगे ये टार्सल, आई थिंक इन्होंने बना नहीं रखे हैं। 1 2 3 4 5 6, अच्छा इसको दिखा रखा है, पीछे साइड को नहीं दिखा रखा है, ठीक है। 1 2 3 4 और 5, ये क्या है, मेटाटार्सल। मेटाटार्सल, मेटाकार्पल कितने थे वहाँ पर 5 थे, यानी कि जैसे हमारे हथेली वाला, तो वैसे पैर में भी तो क्या होता है, पंजा, हथेली, जैसे पैर में जैसे हाथ में हथेली होती है, तो वैसे वहाँ पर भी तो होता है हथेली टाइप, मतलब पथेली क्या बोलते हैं उसको, ठीक है। और जैसे यहाँ पर उंगलियाँ में हमारे कितने होते हैं, 3 भागों में विभाजित होते हैं, वैसे यहाँ पर भी आपको इसी तरह से दिखेगा। दैट मीन्स कि फेलेंजेस भी यहाँ पर कैसे होंगी, यहाँ पर भी आपकी फेलेंजेस होंगी 5 होती हैं उंगलियाँ, तो 5 3 15, ठीक है। 5 3 3 होंगे 15, लेकिन 1 हो जाएगी कम आपकी, यानी कि 14, ठीक है। जैसे वहाँ पर हो रही थी 14, ठीक है, 14 हो रही थी, वैसे यहाँ पर भी 14 होंगी। तो इसी तरह से अगर हम इनको जोड़ेंगे तो कितनी होंगी, 7 5 12, और 12 और 14 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 26, और पहले से 4 थी हमारी ऊपर, तो 4 30 हो जाएंगी। यानी यहाँ पर भी कुल मिला के एक पैर में 30 ही आ रही हैं, जैसे वहाँ पर 30 आ रही थी एक हाथ में, और यहाँ पर भी 30 आ रही हैं पैर में भी। ऐसा कैसे, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर ठीक है, वहाँ पर हमारे कार्पल कितने थे, 8 थे, यहाँ पर 7 है, लेकिन वहाँ पर देखो, वहाँ पर हाथ में पटेला जैसा कुछ नहीं था ना, तो यहाँ पटेला एक्स्ट्रा आ गया है। अगर पटेला एक्स्ट्रा आ गया है तो उसकी जगह एक टार्सल कम हो गया है, तो इसलिए वो नंबर बराबर यहाँ पर बैठ रहा है। तो जैसे 30 इस पैर में, वैसे 30 इस पैर में, ठीक है। और हाँ, ओके ओके ओके, एक्चुअल में टार्सल इस 5 इस तरह इसलिए है बिकॉज इन्होंने यहाँ पर इस चीज़ को दिखा रखा है, ये मैंने देखा ही नहीं, कैलकेनियस, ठीक है, ये और ये टैलस, इनको आप टार्सल में रखना, अलग से मत याद करना इनको। जो कैलकेनियस है और टैलस हैं, इनको अलग से मत याद करना, टार्सल में ही रखना इनको। क्लियर है? तो 30 इसमें 60 हो गई, तो कितनी हो गई, 120 हो गई टोटल। अब गिन लेना तुम, 126 पढ़ाए थे, 126 तो हुई थी, 80 इसमें थी और 126 इसमें थी, 120 हो गई हैं, 6 बस बाकी हैं। 6 कौन सी होंगी, ये क्लेविकल होगी, जो कॉलर बोन बोलते हैं इसको। टच करो यहाँ पर, जो लड़कियाँ शायद काफ़ी, आई थिंक, पता नहीं, ये सब मैंने सुना है, ठीक है। तो लड़कियाँ आई थिंक काफ़ी इसको शो केस करना चाहती हैं, ऐसा टाइप मैंने सुना है, ठीक है। तो क्लेविकल जो होती हैं 2 होती हैं, एक यहाँ होती है और एक यहाँ पर होती हैं, तो 2 हो जाती हैं ये। स्कैपुला होता है जो सपोर्ट करता है हमारे हाथ के मूवमेंट को। अगर आप, ये पीछे के साइड होता है, छू के देखो, छू के भी देख सकते हो तुम, थोड़ा सा हाथ पीछे के साइड तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है। अपने पीछे से ले जाओ, फील कर पा रहे होगे, पीछे के साइड होता है स्कैपुला, तो एक इधर एक इधर, तो 2 ये हो गए, 6 और जोड़नी, तो 2 2 4। और ये पेल्विस, पेल्विस मतलब ये क्या बोलते हैं इसको, कूल्हा, कूल्हा बोलते हैं ना इसको, कूल्हा, ठीक है। तो कूल्हे में चोट लग गई, ऐसा टाइप बोलते हैं। तो पेल्विस एक इधर और एक उधर, तो 2 ये हो जाएंगे, टोटल मिला के 6। तो अब 126 हो गए। किसी का कोई डाउट हो तो पूछो, नहीं तो जॉइंट पढ़ाएं अभी। कॉलर बोन। सर ऋतिका रोशन की कितनी होगी? बट आप मजाक नहीं उड़ाते हैं किसी का, है ना। ऋतिका रोशन की कितनी होगी हम समझ रहे हैं, तुम क्यों पूछ रहे हो? गलत सुना है, अच्छा गलत सुना है, ब्यूटी बोन बोलते हैं, हाँ गौर त्रिपाठी, लड़कों को पता है सब कुछ। चिराग तंवर, ब्यूटी बोन, हाँ हाँ समझ गए बेटा, समझ गए, ब्यूटी बोन, कॉलर बोन। चलो 307 हड्डियां हैं मेरे अंकित पांडे। अच्छा, नो डाउट नो डाउट नो डाउट, ठीक है। दिशा पाटनी कितनी है बेटा, जाके गिनो उसके, ठीक है। तो यहाँ पर 126 हो जाएंगे, 126 ये हो गई हमारी, और 80 वो हो गई मिला के 206, क्यों, ठीक है, हो गई। अब बढ़ लेते हैं कि भाई जॉइंट कहाँ कहाँ होते हैं, जॉइंट एंड इट्स टाइप। तो जॉइंट जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, और जॉइंट में कौन सा लिक्विड होता है जो बोन को जॉइंट होते हैं, मैंने पढ़ाया था आपको।
तो 3 तरह के जॉइंट होते हैं। एक तो वो जो पूरा मूव कर जाते हैं, उनको सिनोवियल जॉइंट बोलते हैं। एक जो मूव नहीं करते हैं, फाइब्रस जॉइंट बोलते हैं। और एक वो थोड़ा थोड़ा मूव कर लेते हैं, कार्टिलेजिनस जॉइंट। हमें पढ़ना होता है साइनोवियल जॉइंट के बारे में, और जो फ्लूइड भरा होता है बोन्स के बीच में उसको साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। साइनोवियल जो जॉइंट होते हैं वो मल्टीपल टाइप्स के होते हैं। क्या होते हैं ये जो पूरा मूव कर जाते हैं? तो ये मल्टीपल टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला, जैसे उदाहरण के तौर पे, जो पूरा ही अच्छे से मूव कर जाए, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोलते हैं। जैसे तुम अपना हाथ है 360 में घुमा सकते हो ना, घुमाओ भी 360 में घुमा पा रहे हो ना। ऐसा तो कोई ओरिएंटेशन है नहीं कि यहाँ नहीं घुमा पा रहे हैं, पूरा तुम घुमा पा रहे हो। तो इसको बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट, जो तुम्हें कहाँ देखने को मिला। एक बार आई थिंक सीजल 2022 में सवाल पूछा गया था, पूछ लेता है जॉइंट का लोकेशन, तो बॉल एंड सॉकेट कहाँ पाया जा रहा है? यहाँ पर कंधे के इधर में, ठीक है। फिर किसको देख लें बताओ? हिंज जॉइंट को देख लेते हैं। जैसे ऐसा टाइप नहीं लगा रहता, तुमने देखा होगा, ये कहाँ तुमने देखा है? कहीं देखा होगा तुमने, दरवाजों में देखा होगा, ऐसा हिंज लगे होता है। दरवाजे पूरा तो खोलते नहीं है, 360 डिग्री घूमते नहीं, वो 180 डिग्री घूमते हैं। तो ऐसे ये हमारे ये जो होते हैं ना, ऐसे जो नी जॉइंट होते हैं, चाहे वो हाथ का हो या फिर पैर का घुटना हो, टखना हो, ठीक है। टखना तो आई थिंक उसको बोलते हैं शायद, जो वो होता है, मतलब फुट होता है पैर, उससे जो जॉइंट होता है उसको टखना बोलते हैं। खैर, तो टखने में अलग आ जाएगा, घुटने की बात कर रहा हूँ अभी। तो घुटने में, यानी घुटने को देखो, या फिर तुम अपना हाथ जो है, ये जो हाथ है यहाँ पे, इसको क्या पूरा 360 डिग्री घुमा सकते हो? नहीं। यहाँ से घुमा सकते हो 360, लेकिन यहाँ से 360 नहीं घुमा सकते हो। यहाँ से आगे पीछे। अब ये मैंने सीधा कर लिया हाथ, मेरा हाथ सीधा हो गया। इससे नीचे तो नहीं कर पाओगे ना, अब इससे नीचे तो नहीं ले जा पाओगे ना हाथ को एकदम स्ट्रेट करने के बाद। तो हिंज है ये, 180 डिग्री मूव किया। टखने में कौन सा होगा? तो टखने में होगा आपका कौन सा? टखने में हम बोल सकते हैं कि कौन सा हो सकता है? टखने में सैडल हो सकता है। सैडल जैसे अंगूठे में भी है, अंगूठा जो है हर डायरेक्शन में, वो हर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा भी नहीं, लेकिन हाँ ठीक है, मॉडरेट मूवमेंट है। आप अपने अंगूठे को मूव करो भी, पूरा क्या एकदम ही पीछे हो रहा है? नहीं हो रहा है, मतलब भाई पूरा ऐसा तो है नहीं कि मुड़ के आप अपने हाथ को पीछे से छू सकते हो अंगूठे से, लेकिन पीछे जा तो रहा है ना, आगे आ तो रहा है ना, साइड में लेफ्ट राइट। इसी तरह हमारे जो ये होता है, क्या बोलते हैं, जो हमारे पैर का पंजा होता है, ये जो पैर का पंजा है, तुम इसको ऐसे घुमाओ, पूरा घुमाओ, ठीक है, तो हर जगह घुमा पा रहे हो, टखना इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर सैडल हो जाएगा आपका। अब आते हैं जो पिवट जॉइंट होता है, पिवट, ठीक है, ये बहुत ही हल्का सैडल के कंपैरिजन में बहुत कम ऐसे मूव करेगा, थोड़ा मूव करेगा, लेकिन 360 मूव करेगा। जैसे हमारी गर्दन घुमाओ सभी लोग, इससे तुम्हारी गर्दन की एक्सरसाइज भी हो जाएगी, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि एकदम भूत लोगों की तरह एकदम पूरा मोड़ दिया सीधा, है ना। तो पिवट क्या है कि थोड़ा मूव कर रहा है, लेकिन हर डायरेक्शन मूव कर रहा है, ये कुछ ज़्यादा ही मूव कर रहा है। ग्लाइडिंग का मतलब है वो ग्लाइड कर रहा है आपस, मतलब अपने आप में फिसल रहा है, बीच में फिसल रहा है। इसी ग्लाइडिंग की वजह से वो अभी बताया था, वो स्लिप डिस्क बोल रहा हूँ, डिस्क बल्जिंग हो जाती है इसी ग्लाइडिंग की वजह से, क्योंकि ग्लाइड करती हैं आपस में, जब दबती हैं बहुत ज़्यादा, दबने की वजह से वो जो बीच में वो क्रीम भरी रहती है, तो क्रीम निकल आती है फिर। और नर्व्स, क्योंकि नर्व्स हमारी आती हैं यहाँ तक, हाथों तक, याद करो आपका वो जो हम लोगों ने नर्वस सिस्टम पढ़ा था, उसमें मैंने आपको बताया था, है ना। तो वो नर्व्स की वजह से हमें पेन होता है फिर। क्लियर है? तो बॉल एंड सॉकेट पता होना चाहिए, 360 का मूवमेंट होता है, हिंज में 180 डिग्री का मूवमेंट होता है, सैडल और पिवट में पूरा डायरेक्शन मूवमेंट होता है, लेकिन रिस्ट्रिक्टनेस रहती है। फाइब्रस जो जॉइंट होते हैं हमारे दांतों में होते हैं, वो मूव नहीं करते हैं। दांत को तुम कुछ भी ज़रा सा मूवमेंट नहीं करवा सकते हो, तो फाइब्रस आपके दांतों में हो गए, ठीक है। कार्टिलेजिनियस जो होते हैं थोड़ा मूव करते हैं, जैसे कि हमारा जो ये पेल्विस है, पेल्विक गर्ड, सांस लिया मैंने तो ऐसे छाती फूल गई कि नहीं फूल गई, तो हल्का सा जो है मूव करता है ये। क्लियर है? तो अब आ जाते हैं फाइनल पार्ट पे, एंड दैट इज टीथ एंड इट्स स्ट्रक्चर। आई थिंक जॉइंट भी समझ आ ही गया होगा, बेसिक से जिससे क्वेश्चन आपका बन जाएगा वो मैंने आपको पढ़ा दिया। बफरिंग, यार क्या बफरिंग, फिर से बफरिंग हुआ, क्या चीज़ बफर हुआ? कार्टिलेजिनस जॉइंट में, ठीक है। ये मुझे नहीं समझ में आ रहा कि कुछ लोगों को हो रहा है, कुछ लोगों को नहीं हो रहा, ये कैसे चल सकता है, हो सकता है। कार्टिलेजिनस का मतलब होता है जो थोड़ा सा मूव करता है, जैसे पेल्विस जो हमारे ये कूल्हा होता है उसकी जो बोन्स होती हैं, या फिर जो ये रिब केज है, ठीक है, रिब केज की जो बोन्स है, जैसे मैंने
सांस लिया, डीप ब्रीथ लिया, ठीक है, तो छाती थोड़ी सी फूल गई, क्यों? थोड़ा सा इसमें हल्का सा मूवमेंट हुआ होगा इसमें रिब केज में, ठीक है, क्लियर है? चलिए अभी आते हैं टीथ एंड इट्स स्ट्रक्चर में। अभी ये ऐसा बफरिंग है कि मुझे समझ नहीं आ रहा हो क्यों रहा है ये। इंटरनेट अगर कनेक्टिविटी होता तो बफरिंग मतलब लिखने में होनी चाहिए थी, लिखने में बफरिंग होनी चाहिए थी, लिखने में कुछ हो नहीं रहा। वॉइस में क्यों बफरिंग होती समझ नहीं आता है, आज इस पर रिसर्च करनी पड़ेगी। टीथ एंड इट्स स्ट्रक्चर पे आता है। तो भाई टीथ का 3 पार्ट होता है, क्राउन, नेक और रूट। एक क्राउन ऊपर का हिस्सा, बीच का नेक गर्दन उसकी, और रूट मतलब जड़, जिससे कि उसने गम्स मतलब मसूड़ों में एकदम घुसा हुआ है वो, और वहाँ से नर्व्स पास हो रही हैं, वो नर्व्स उसको न्यूट्रिशन का सप्लाई दे रही हैं, ब्लड सप्लाई पहुँचा रही हैं उस तक। उनको बोलते हैं नर्व एंड ब्लड वेसल। लगा है सीमेंट से, ये है लगी हुई हड्डी बोन की, ठीक है। रूट के कनाल है ये, है ना। कुछ लोगों का रूट कनाल ट्रीटमेंट होता है, जब दांत निकाला जाता है तो एक स्क्रू डाला जाता है और स्क्रू में फिर एक कैपिंग फिट करी जाती है, उसको बोलते हैं रूट कनाल ट्रीटमेंट, RCT। और इसका जो आउटर पार्ट होता है इसका, ठीक है, क्राउन दांत का, उसको बोलते हैं इनैमल, ठीक है। इट इज़ द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, नॉट द हार्डेस्ट बोन, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। ये भी आपका इसमें ध्यान रखना, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, ठीक है। और ये चीज़ ध्यान रखें, वो तो खैर मैंने बता दिया, रूट कनाल है ये, ठीक। और ये पल्प भरा होता है, पल्प जिसको बोलते हैं, जब आपका दांत अगर मान लो निकाला गया तो उससे मतलब खून निकलता है, ठीक है, तो पल्प, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम बढ़ते हैं कि जो दांत होते हैं वो कितने होते हैं और कौन कौन से टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं। तो ये सबको पता होगा, 32 होते हैं, ठीक है। 32 टीथ्स होते हैं, 32 टीथ होते हैं। और ये पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। पेयर में कैसे एग्जिस्ट करते हैं? 16 ऊपर 16 नीचे, 16 ऊपर और 16 नीचे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। ये 32 जिसको हम बोलते हैं। तो खैर अब ये जो टीथ होते हैं किस तरह से डिवाइडेड होते हैं ये हम पढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो सबसे जो आगे के 4 दांत होते हैं, 1 2 3 4, इनको बोलते हैं इंसिजर। इनको भी फर्दर हम डिवाइड कर देते हैं, इनको बोल देते हैं सेंट्रल इंसिजर, और इनको बोल देते हैं साइड में होते हैं लेटरल इंसिजर। सेंट्रल वाले थोड़े से बड़े होते हैं एज़ कम्पेयर टू लेटरल वालों के कंपैरिजन में, आप चेक कर सकते हैं। सेंट्रल आपके बड़े होंगे थोड़े से, ये होंगे, ये थोड़े से छोटे होंगे। जैसे उसके साइड में आएंगे आपके कैनाइन, जो थोड़े से पॉइंटी टाइप के होंगे, थोड़े से शार्पी टाइप होंगे। इंसिजर का यूज़ करते हैं फूड को बाइट करने के लिए, फूड की बाइटिंग करने के लिए। कैनाइन का यूज़ करते हैं फूड को टीयर करने के लिए। अब आपने देखा होगा अगर कुत्तों वगैरह में, या फिर जो हमारे कार्निवोरस होते हैं, तो कार्निवोरस जो होते हैं वो उनमें आपको काफ़ी शार्प मिलेंगे, ठीक है, काफ़ी पैने मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उनको मीट को फाड़ना होता है, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। तो अब आगे बढ़ें, यहाँ तक क्लियर है सभी को। अगला है हमारा प्री मोलर्स। कैनाइन के बाद, और कैनाइन है कितने? एक इधर है, ये एक इधर है और एक इधर है। गिनो नहीं, बस अभी समझते जाओ, गिनवा देंगे अभी तुमको, ठीक है। तो नहीं गिनना है तो गिन लो। इंसिजर 4 हो गए, एक जबड़े के गिनना है। कैनाइन एक इधर एक उधर, 2 हो गए। प्री मोलर 2 होंगे, 2 इधर 2 इधर, 4 हो गए, ठीक है, 4 हो गए। किस काम में इस्तेमाल करते हैं इनको? फूड की ग्राइंडिंग के लिए। ग्राइंड कर रहे हैं, ठीक है, ग्राइंड कर रहे हैं उसको, ठीक है, धीरे धीरे। देन अंदर आते हैं तो मोलर्स होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। 3 इधर 3 इधर, 3 इधर मोलर हो गए। और आखिरी वाले को क्या बोल देते हैं? विजडम टूथ, अक्कल डाल बोल देते हैं। काफ़ी बाद में निकलती कुछ लोगों के विजडम टूथ, ठीक है। अक्ल से इसको कोई लेना देना नहीं, हो सकता है अभी भी आपके अक्ल ना आई हो, लेकिन विजडम टूथ आ गया हो आपके पास, ठीक है। तो मोलर्स हमारे कितने हो गए? 6 हो गए। 3 इधर 3 उधर, गिन लो। इंसिजर 4 हो गए, सेंट्रल और लेटरल दोनों मिला के। कैनाइन 2 हो गए, प्री मोलर 4 हो गए, मोलर 6 हो गए। तो 6 4 10 2 12 4 16, 16 नीचे हो जाएंगे, 32 हो गए आपके, ठीक है। अब ये जो यूज़ होते हैं मोलर, ये किस में यूज़ होते हैं? ये चूइंग में, चबाने में यूज़ होते हैं। चूइंग करोगे तुम, चूइंगम, ठीक है। चूइंग एंड क्रशिंग में, क्रश करोगे किसी को, एकदम नहीं दबा के एकदम क्रश कर दिया एकदम, ठीक है। और ये ग्राइंड कर रहे हो, चबा धीरे धीरे ग्राइंड कर रहे हो, चबा रहे हो। ये फाड़ने के लिए, ये इनिशियल बाइट लेने के लिए, है ना। कई सारी चीज़ों का बाइट होता है, हमेशा फूड का ही बाइटिंग नहीं किया जाता है, और भी चीज़ों का लोग बाइटिंग करते हैं। खैर अब उस पर हम ज़्यादा डीप पे नहीं जाते हैं। तो 16 ऊपर और 16 नीचे। अब यहाँ पर हमें थोड़ा समझना पड़ेगा डेंटल फार्मूला क्या होता है। तो डेंटल फार्मूला जो होता है, डेंटल फार्मूला
फार्मूला होता है एक, ये बच्चों के लिए अलग हम निकालते हैं और बूढ़ों के लिए यानी अडल्ट के लिए अलग निकालते हैं, ठीक है, अडल्ट के लिए अलग निकालते हैं। अब डेंटल फार्मूला निकालने का फार्मूला ये होता है कि समझिए हाँ। हाँ अभी आ जाओ, इस पे डिस्कशन हो गया हो तो ठीक है। तो अभी यहाँ पर आ जाते हैं। तो अडल्ट का पहले देख लेते हैं कैसे निकालते हैं डेंटल फॉर्मूला। तो ये हमारा एक जॉ लो, एक जबड़ा लो और उसमें बीच में ऐसा क्रॉस सेक्शन डाल दो, ऐसा बीच में ऐसा क्रॉस सेक्शन डाल दो। अब एक साइड के दांत गिन लो, एक साइड के दांत गिन लो। अब कैसे गिनोगे, ऐसे गिनोगे। 2 हैं इंसिजर, ऐसे लिखा जाता है, पहले इंसिजर लिखा जाता है, देन कैनाइन आता है, देन प्रीमोलर आता है, देन मोलर आता है। ऐसे ही नीचे वाले जबड़े में एक साइड के इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, इसको बोलते हैं डेंटल फॉर्मूला। तो एक अडल्ट का एक प्रॉपर टूथ के स्ट्रक्चर का, अगर कोई ज़्यादा दांत नहीं है, कम दांत नहीं है, तो प्रॉपर अडल्ट का एक क्या बनेगा, क्या डेंटल फॉर्मूला। तो इंसिजर 2, सर आप तो 4 पढ़ाए थे। अरे भाई डिवाइड कर दिया बीच से इसको हमने, अब एक साइड का ले रहे हैं बस, तो एक साइड में 2 इंसिजर होंगे, एक साइड में एक कैनाइन होगा, प्री मोलर 2 होंगे, मोलर 3 होंगे, तो 2 1 2 3 बाई 2 1 2 3। चाइल्ड में देर इज नो प्री मोलर बच्चे के पास नहीं होते हैं। प्री मोलर कितने होते हैं, 4, 2 इधर और 2 उधर, तो मिस, ठीक है, 4 एक जबड़े में, ठीक है, तो नीचे 4 होंगे, 8, तो 8 दांत मिसिंग होंगे, 24 होंगे उसके पास। तो इसका बच्चे का डेंटल फॉर्मूला क्या होगा, बच्चे का डेंटल फॉर्मूला क्या होगा। तो बच्चे का डेंटल फॉर्मूला होगा, तो इंसिजर्स तो प्रॉपर होंगे, कैनाइन्स ही प्रॉपर होंगे, प्री मोलर मिसिंग होंगे, मोलर भी उसके पास 2 होंगे, क्योंकि विजडम टूथ उसके पास अभी मिसिंग होगा। विजडम टूथ यानी अक्कल डाल निकलती है लगभग किसी के 18, किसी 17, किसी के 20, 21, 22, इस तरह से निकलते अक्कल डाल। तो इसके पास कितने बच्चे के पास दांत होंगे, आप ही मान लो कि कितने होंगे, 4 यहाँ से गए ऊपर से, मतलब 8 टोटल प्री मोलर नहीं होंगे बच्चे के पास, और 1 1 2 और ऐसे 4, तो 4 और जोड़ दो यानी 12 नहीं होंगे, यानी कि उसके पास कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, है ना। क्लियर है, क्लियर है। तो बच्चे का डेंटल फॉर्मूला ये हो गया। किसी को कोई डाउट, कोई समस्या तो बता दो जल्दी से। अब यहाँ पर एक फाइनल चीज़ और थोड़ा सा देख लेना, जो कि मैं यहाँ पर लिखवा देता हूँ, यहाँ पर जगह है ना, कि ये होमोलॉगस और एनालॉगस ऑर्गन्स क्या होते हैं। बस फाइनल टॉपिक है हमारा कि होमोलॉगस ऑर्गन्स और एनालॉगस ऑर्गन्स क्या होते हैं। होमोलॉगस ऑर्गन्स वो होते हैं जो दिखते एक तरह के हैं लेकिन होते मतलब उनका काम अलग होता है। लुक सिमिलर, बहुत बेसिक सा है, लुक सिमिलर बट फंक्शन डिफरेंट, ठीक है, फंक्शन अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पे हमारा जो पंजा है, हाथ का पंजा, और जो चिड़िया का पंजा होता है, जो हमारा पंजा जो चिड़िया का पंजा है, सेम तरह का दिखता है, काम अलग होता है। चिड़िया उड़ती है और हमारे हाथ के पंजे का तो वही अनेक इस्तेमाल होते हैं। हाथ के पंजे का अनेक इस्तेमाल है ना, मार दिया, खा लिया, किसी कुछ खाना है तो हाथ का इस्तेमाल, तो अनेक इस्तेमाल है। वो तुम अपने आप से सोचो क्या क्या इस्तेमाल तुम लाते हो हाथ को अपने। तो लुक सिमिलर बट फंक्शन डिफरेंट। एनालॉगस ऑर्गन्स क्या होते हैं, इसका जस्ट उल्टा। एनालॉगस ऑर्गन्स क्या होते हैं, इसका जस्ट उल्टा, यानी कि लुक डिफरेंट, दिखते अलग अलग हैं। वो ऑर्गन जो दिखते अलग अलग हैं लेकिन फंक्शन सेम होता है, काम एक होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे चिड़िया का पंजा और बाज का ले लो, चमगादड़ का ले लो, दिखते अलग हैं लेकिन काम एक है, उड़ने का, तो उनको एनालॉगस ऑर्गन्स बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक होता है ख़त्म। क्वेश्चन हम लगाएंगे नहीं अभी, क्योंकि क्वेश्चन है थोड़े ज़्यादा होंगे, ठीक है, और टाइम हो गया है ज़्यादा, तो कोई नहीं, शाम को क्लास रख लेंगे, जैसे कल रखी थी वैसे आज, ठीक है।
विवेक पांडे सर, आपने गलत पढ़ा है। लड़कों के पास 207 बॉन होती हैं। विवेक बेटा मस्ती नहीं। चलो तो क्वेश्चन जैसे कल हम लोगों ने किए थे एप्लीकेशन पे, शाम को वैसे ही करेंगे बिकॉज अभी काफ़ी टाइम हो गया आई थिंक। ठीक है, तो बाज का पंजा बहुत जोशीला है अंकुश। ट्रिक विक भी रिकॉल किए ले रहे हो यहाँ पे साथ ही साथ। क्या कन्फ्यूज़न है भाई? नितेश कासरवाल जी बताओ जल्दी से, क्या कन्फ्यूज़न है? तो ये इसको ऐड कर लेंगे, ऋतिक बरगुरजा, क्या नाम था आपका? ऋतिक जी, ठीक है। आगे क्या पढ़ाओगे? तो आगे यानी कल से क्या बफरिंग हुई थी क्या जब मैं पढ़ा रहा था अभी? अभी जब मैं पढ़ाया था बफरिंग हुआ था क्या? क्योंकि एकदम से आई थिंक व्यूअरशिप डाउन हुआ है, तो आई थिंक बफरिंग हुआ था। एनवायरमेंट इकोलॉजी पढ़ाएंगे, एनवायरमेंट इकोलॉजी पढ़ाएंगे, लास्ट में होगा। कल से केमिस्ट्री होगा। तो जो लोग भी अभी बैच में एनरोल किए हैं रिसेंट में, या फिर करने वाले हैं, करना चाहते हैं, तो अगर करना चाहते हैं तो कर लीजिए, सो दैट कि कल से केमिस्ट्री स्टार्ट होगी और उसमें आप रेगुलर हो जाएं। ठीक है, जिनका भी कुछ छूटा हुआ है तो कल से रेगुलर हो जाएं। कल से केमिस्ट्री स्टार्ट होने वाला है, जिनको लाइव में साथ साथ पढ़ना है तो ठीक है, क्योंकि कल से नया सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है, तो इट वुड बी बेटर कि आप नए सब्जेक्ट से स्टार्ट कर लें। ठीक है, और पुराने वालों को कैसे ख़त्म करना है वो आप अपना देख लीजिएगा अपने हिसाब से। फिज़िक्स भी लेना, जल्द ही रेलवे का एग्ज़ाम है। और रेलवे के रिगार्डिंग यार बता देना कि क्वेश्चंस करवाने हैं एलपी वाले साइंस के या नहीं करवाने हैं। ठीक है, तो मैं उस हिसाब से देख लूँगा। ऑलराइट, बाकी थैंक यू सभी को, धन्यवाद। पेरिशेबल, नॉन पेरिशेबल, सेमी